आइए क्रम देख लूं कौन कौन से थ्योरम किस क्रम में है, उसी क्रम में समझाता जाऊंगा आप लोगों को मैं। ये बेसिक थियरी, अभी बहुत कुछ आपको क्वेश्चन के दौरान मिलेगा। वृत्त शुरू हो चुका है। कौन सा? हाँ, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर हो गया, करा दिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या था आपका, हाँ देख लीजिएगा, एक ही चाप द्वारा, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। चाप ये एक ही है, ए बी। ध्यान से देखिए, ये चाप अगर छोड़ दिया जाए तो इस चाप द्वारा बाकी जो शेष भाग पर बने कोण हैं वो सब भी क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है सारे बच्चों को? इस चाप द्वारा जो शेष भाग पर बाकी जो कोण होंगे वो सब के सब क्या होंगे? बराबर होंगे। ये ए बी चाप द्वारा है, या कह लीजिए ए एक्स बी द्वारा। अगर हम बात करें ए बी, ये एक्स है और ये वाई है। अगर मैं ये चाप लूं ए वाई बी, तो इसके द्वारा कैसे कोण बनेंगे? ये कोण बने, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। आया समझ में? दो चाप है ना, एक माइनर है और एक मेजर है। माइनर वाला मेजर पे बनाएगा, माइनर वाला जो एंगल सबटेंड करेगा वो आपके मेजर पे होगा, और ये मेजर जो आर्क होगा वो माइनर पे बनाएगा। तो मेजर द्वारा माइनर पे बनाए गए कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे आपके। बात वही पड़ेगी, अगर यहां से जीवा खींच देंगे तो एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। बात वही निकल के आ रही है। आया समझ में? दो जीवाएं, सॉरी दो चाप हैं यहां, एक माइनर और एक मेजर। तो अब देखिए दो खंड हो गए जैसे ही आपने कॉर्ड ड्रॉ किया, जीवा जैसे ही आपने खींचा, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। तो इधर के सारे कोण आपस में बराबर, और इधर के भी सारे कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए, अगर मैं जीवा की बात कर लूं तो बात वही निकल के आ रही है, एक ही जीवा द्वारा। ध्यान से देखिएगा, यहां भी जीवा द्वारा भी अंतरित एक ही जीवा है। एक साइड में वो जितने भी कोण बनाएगी सबके सब क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, बात वही है आपकी, बस बोलने की भाषा अलग हुई है। समझ में आ रहा है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टेलीग्राम से शीट देखिएगा, आपकी शीट टेलीग्राम पे है, वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, ये मैंने केवल पेज ज्यादा लग जाते हैं ना, सीधे शीट जस्ट डबल हो जाती। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश हटा दिया है इसका, केवल हिंदी दिया है, क्योंकि मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले ही बच्चे हैं। और ये इधर से भी जो कोण बनाएगी ये जीवा, इस तरफ दूसरी तरफ, वो भी कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आगे अगला जो थियरम है वो ध्यान दीजिएगा, क्या है? केंद्र से, एकदम निश्चित रूप से। ठीक है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये आगे अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। यहां पर वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, शेष भाग पर भी समान कोण अंतरित करती हैं। यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा आपको, वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, तो ठीक है। शेष भाग पर भी, यहाँ एक लाइन जोड़ लीजिएगा, वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो ठीक है। वृत्त की बराबर जीवाएं कहीं और भी मतलब कोण अंतरित कर रही हैं, सामने जैसे दिखाता हूं मैं। देखिए एक जीवा ये है 5 सेंटीमीटर का, मान लिया एक जीवा ये हो गई, ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर की। तो सेंटर पे ये जो कोण बनाएंगी वो तो बराबर रहेगा ही, ये थीटा तो ये भी थीटा, लेकिन शेष भाग पर भी ये जो कोण बनाएंगी वो भी क्या होगा? आपका बराबर होगा। ये थीटा बाई 2, तो ये भी क्या होगा? थीटा बाई 2। आ गया समझ में? ये थीटा बाई 2, तो ये भी क्या होगा? थीटा बाई 2। क्लियर है? ये बराबर जीवाएं हैं, तो बराबर कोण सेंटर पे जब बना रही हैं तो ये जो शेष भाग इधर दिखेगा, सामने वाला भाग, उस पर भी जो कोण बनाएंगी वो भी क्या बनाएंगी?
बराबर ही बनाएंगे, इक्वल ही बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये थीटा है, इधर कोई कोण बन जाएगा पक्का, वो θ/2 होगा, तो ये भी क्या होगा, θ/2 होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर ये 60 डिग्री का कोण तो ये 30, यहां ये 60 बना है तो ये भी क्या होगा 30। हर एक बच्चा ध्यान देगा। इसके बाद आ जाइए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये अगला पॉइंट है आपका। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये देखिए ये सेमी सर्कल है, ये सेंटर से ये जीवा आपकी जा रही है, ये कॉर्ड है आपकी सेंटर से होके पास हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां जो कोण बनेगा ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, या यहां कोई कोण बना लीजिए, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर ये डायमीटर है, व्यास है, तो ये 2 अर्धवृत्तों में बटा है, और अर्धवृत्त में बना कोण सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? चेक भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल ये 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं, यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका ये आधा हो जाएगा 90 डिग्री। आ रहा है समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? अब इसके बाद आ जाइए अगले पॉइंट पे। वृत्त के केंद्र से, ये O है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, और ये मान लिया D हो गया। ठीक, क्या है थियरम ये आपका? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड, या बाइसेक्ट द कॉर्ड, डिवाइड द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट, या बाइसेक्ट द कॉर्ड बोल दीजिए सीधे सीधे। जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल, क्या होंगे? बराबर। इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। अगर मैं यहां से मिला दूं तो क्या ये रेडियस होगा? यहां से इसको मिला दिया जाए तो क्या ये रेडियस होगा? सही है। अगर हमको ये AD बराबर DB दिखाना है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या दिखा दें? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम दिखा दें। समझिएगा बच्चे, आप लोग नए हैं ना, ये चीज आप लोगों को समझना है। चूंकि थियरी छूट गई है और मंडे से शीट चलेगा, शीट 1 मंडे को आप लोगों को शीट 1 मिलेगा, मॉडिफाइड शीट 1। तो ये थियरी संडे तक आप लोगों को भी, नए बच्चों को कवर करना रहेगा। अब आज से ही एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूं थियरी की, आप लोगों को तो सीरीज पढ़ना नहीं है। कौन कौन ज्योमेट्री की थियरी एक्स्ट्रा फिर से दोबारा पढ़ना चाहता है? हाथ उठाए। सीरीज तो पढ़नी नहीं, कि पढ़ना है सीरीज आप लोग? नहीं पढ़ना। तो आप लोग को पढ़ना है तो मैं आज ही से क्लास 12:30 बजे से डेली चलवा दे रहा हूं, संडे को लंबी क्लास चलवा दूंगा। शीट मिल ही चुकी है, शीट मिली थियरी वाली आप लोगों को? अनिल, इन बच्चों को शीट दीजिए। और किसको नहीं मिली है शीट? हाथ उठाइए। आप लोगों को नहीं मिली, तो आज से ही मैं क्लास चलवा दे रहा हूं। और बच्चों में कौन नया था जिसका छूटा है भाई थियरी? हाँ, तो आज चलवा रहा हूं, और स्टार्टिंग से ही शीट मिल जा रही, बस एक्सपर्ट आएंगे, चीजों को समझा देंगे आप लोगों को। तो ये क्या है? सीधे सीधे आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाई दे रहा है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? RHS से। देख लीजिए, RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखिएगा ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये R है, ये भी R है, तो ये हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं? तो ये भी इक्वल हो गया। और ये OD साइड जो है वो क्या है? कॉमन है। तो बाई RHS congruency both triangles are congruent, then by CPCT AB equal to क्या हो जाएगा? DB। संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। क्लियर है सारे बच्चों को? ये कोण भी 2 बराबर भाग में बटेगा, बेटा ध्यान रखिएगा। ये समद्विबाहु पूरा अगर उठाया जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। सही है। तो हमने बता रखा है, पहले ही प्रूव करा रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं तो ये लंब शीर्ष कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये कोण इसके बराबर हो गया। तो जब ये बराबर है और ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा संगत भुजा होगी, जिससे कि आपका AD बराबर किसके हो जाएगा? DB के। ये सारा थियरी यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, पीछे का जो छूटा है आप लोगों का वो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है पहले दिन से, तो उसको आप लोग कवर कर लें तो बहुत अच्छा है। बाकी यहां मैं एक एक्सपर्ट लगा दे रहा हूं, आज से ही चीजों को वो कवर करा देंगे आपकी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रूफ कर लिया। इसके बाद वृत्त की बराबर जीवाएं जो रहेंगी वो वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। आ गया समझ में? ध्यान से देखिए,
हर एक बच्चा देखेगा, केवल दो बराबर जीवा नहीं, इसमें दो लिखा हुआ है। वृत्त की बराबर जीवाएं होना चाहिए। वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से क्या होती हैं? बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक, इसमें दो ही लिखा हुआ है, लेकिन वो चाहे जितनी जीवाएं हो सकती हैं, बस क्या होनी चाहिए? वो बराबर, इक्वल होनी चाहिए। जैसे एक आपने मान लिया जीवा ये ले लिया, एक जीवा ये ले लिया, ये दोनों की दोनों क्या है? बराबर जीवाएं हैं। ये सेंटर हो गया, तो ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों के दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। वृत्त की बराबर जीवाएं, जैसे ये ए बी है, ये आपका सी डी है, ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, ए बी बराबर सी डी है। तो ये जो दूरी है, मान लिया ये D1 और ये D2, तो D1 बराबर भी क्या होगा? D2 होगा। समझ रहे हैं? वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको आप कर दें। देखिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसको यहां से मिला देंगे और इसको यहां से मिला देंगे। इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्शन के बाद ही ये चीज इतना बराबर इतना दिखेगी। ये बराबर जीवाएं हैं, तो जब जीवाएं बराबर रहती हैं तो केंद्र से उनकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है। समझिएगा। अब ये प्रूव करने का तरीका क्या है? कंस्ट्रक्शन कर लिया, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए, तो अपने आप आपका D1 बराबर D2 हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? साफ दिखाई दे रहा है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? RHS वाली कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो यहां दिखाई दे रहा है आपका ये राइट एंगल समकोण बराबर हो गया, ये कर्ण बराबर हो गया। फिर जब AB बराबर CD था तो ये लंब पड़ा है ना, ये दूरी हमेशा लंबवत ली जाती है। कहीं भी दूरी लेंगे तो दूरी हमेशा क्या लेंगे? लंबवत। तो ये लंब पड़ा हुआ है, तो इसको दो बराबर भाग में बांटेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सवाल पूछता है इस पे। अगर दो कॉर्ड्स, दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर काटें, एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, मतलब टू कॉर्ड्स इक्वल और अनइक्वल, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बराबर या क्या हो? असमान हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस क्या है, अगर वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो क्या होता है? देखिएगा, फिगर दिखा देता हूं। ABCD कहां काटा बेटा? P पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है यहां पर? AP इंटू PB बराबर CP इंटू PD, ये होता है, याद रखिएगा। इतना गुड़े इतना बराबर इतना गुड़े इतना होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इतना गुड़े इतना बराबर इतना गुड़े इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। AP इंटू PB बराबर CP इंटू PD। हर एक बच्चा ध्यान देगा, AP इंटू PB बराबर CP इंटू PD। क्लियर है कि नहीं? ये चीज आ रहा है सबको समझ में? ये प्रूफ भी किया जा सकता है। देखिएगा, प्रूफ करने का तरीका क्या है। हम यहां से कंस्ट्रक्शन कर लें। आप कहेंगे सर कॉन्ग्रुएंसी दिखा दीजिए, एकदम गलत बात है। कॉन्ग्रुएंसी दिखानी ही नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी यहां दिखानी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप सिमिलरिटी दिखाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिखाया जाएगा? सिमिलरिटी। ध्यान दीजिएगा, ये आप चाप अगर CB लें तो CB द्वारा ये कोण अगर अल्फा है तो ये भी कोण क्या होगा? अल्फा। आया समझ में? फिर अगर हम चाप AD लें तो AD द्वारा कौन कौन से कोण बने हैं? जरा नाम आप बताइएगा। AD चाप द्वारा कौन कौन से कोण बने हैं? एक तरफ AD चाप द्वारा। हाँ, AD जो आर्क है उससे कौन कौन से एंगल सबटेंड हुए एक साइड में? C और B। इसका नाम कैसे ले लेंगे? ACD और ABD। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? भाई अगर आपका आर्क एक ही है तो जो एंगल वो सबटेंड करेगा एक तरफ, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। स्टार्टिंग का मैंने बताया, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर यहां से लाइन खींच दें तो कॉर्ड हो जाएगा, जीवा हो जाएगी, और एक साइड के कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। आया समझ में? अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं? ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हाथ उठाइएगा। ये अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। ये मान लिया अगर आपका AD कोई चाप है, आर्क है, तो ये कोण बना जो, या ये जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों एंगल सेम होंगे। आया समझ में? इंग्लिश मीडियम है आप, आ गया समझ में? कितने दिन से पढ़ रही हैं यहां पर? अच्छा, इसी वीक में ज्वाइन किया। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन एक हफ्ता और रहेंगी
तो सब कन्वर्जन हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आप आ जाएंगी। चीज़ों को फिर कुछ दिन बाद कहेंगे सर हमको हिंदी में ही समझाइए, हमको ज़्यादा समझ में आता है। खैर सही है, हम टर्म्स इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रोक के भी पूछ लिया करिए, मतलब ये नहीं मन में अगर कोई डाउट आ गया, चीज़ें नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोला जा रहा है, तो वहाँ रोक दीजिए मुझे और पूछ लीजिए सर यहाँ क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज़ करके समझा दीजिए, ठीक है, तो समझा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग से भी रुक जाएंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। देखिएगा, तो ये क्लियर है, आ गया समझ में। सेम आर्क है, आपका जो एंगल सबटेंड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा इससे, ठीक है, या एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये सेम है। आ गया समझ में, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होंगे, बराबर। सीबी ये भी इक्वल होंगे, वो तो वहां दिखाई था, ये भी इक्वल होंगे, ये मैं अलग से दिखा रहा था आपको, ठीक है। 12 नहीं बेटा, ये कम से कम आ चुका है 100 बार, 100 बार आया है ये। 12 जून 2019 को केवल नहीं आया है, ये 100 बार आया है कम से कम प्रॉब्लम, या हो सकता है 100 से भी ज्यादा, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ क्या कह रहे हैं, एसएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करती है, ऐसा नहीं है। देखिए एडवांस का यही तो एडवांटेज है कि इसमें लिमिटेड है सारी चीजें। भाई ये एक थ्योरम है, अब इस थ्योरम में कुछ नया क्या कर लेंगे हम, बताइए। जो भी सवाल बनेगा इस पे बनना ही बनना है, जितने थ्योरम कराए जा रहे हैं उस पे क्वेश्चन आपके बनने ही बनने, उसमें कौन सा नया कुछ ले आएंगे। परसेंटेज का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, भाषा बदल के तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तो थ्योरम है, थ्योरम तो वही रहेगा। जैसे अब परसेंटेज में भी क्या है, अगर लाभ निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल गुणे 100 होता ही होता है। अब इसमें कुछ नया तो नहीं कर सकते ना, कुछ नया मैथ नहीं बनाया जा सकता, जो बेस है वो तो बेस है, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। देखिएगा, तो इस चीज को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि AP इंटू पीबी इज इक्वल टू CP इंटू PD, इस चीज को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखानी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अलग से इंग्लिश मीडियम में थियरी पढ़ा दी जाएगी संडे को, मतलब मेरे द्वारा सारी चीजें, मतलब पूरा ये नहीं कि सब कुछ इंग्लिश में ही समझाऊंगा, मतलब मैं टर्म्स केवल इंग्लिश में यूज करूंगा, क्योंकि हिंदी में पढ़, देखिए मेरा शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई है वो इंग्लिश मीडियम में, फिर उसके बाद मैं यूपी बोर्ड में आ गया, फिर उसके बाद BSc MSc वो तो इंग्लिश में रहता है, लेकिन उसका कोई फायदा विशेष रहता नहीं, बस लिखना रहता है इंग्लिश में। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ हिंदी में ही, ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ 15 दिन में आप कन्वर्ट हो जाएंगी, मैं तो 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो सोचिए मेरी आदत बन चुकी है। लेकिन अब 15 दिसंबर से इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं ही परसेंटेज से उसको स्टार्ट करूंगा, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम में ही चलेगा। तो जब जैसे पढ़ा लिया 10, 20, 25 बार पढ़ा लिया, मतलब 25 दिन तक पढ़ा लिया, तो फिर फ्लो और इंग्लिश में अच्छा मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोग के लिए भी कुछ उसमें बैचेस अलाउ किए जाएंगे कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा जो टॉपिक, आप लोग अलाउड रहेंगे उसमें आके पढ़ लेंगे वो टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर मिश्रण पढ़ लिया, SICI पढ़ लिया, ये सारी चीजें। देखिए अभी रुकिए, क्या 12-15 से 1-15 फाउंडेशन बैच में है, सीरीज की क्लास 1:30 बजे से रखिए, 1:30 बजे से नहीं हो पाएगा, बताइए उनको, शनिवार को पूछिए, कल का पूछिए। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, एटलीस्ट 2 एंगल आप इक्वल दिखा देंगे, कम से कम 2 कोण अगर आपने बराबर दिखा दिया तो ये सिमिलर हो गया। और वैसे भी 2 दिखाया बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी एंगल आपके इक्वल हो गए। अब क्या होगा, क्रम सेट कर लेंगे, इसका लिख देंगे, एक का तो नाम अपने मन से उठा लीजिए, APC सिमिलर टू, दूसरे का नाम इसके मन से उठा लीजिए, क्या होगा, A किसके इक्वल है, D के, और P किसके इक्वल, P के, और C इक्वल B के। अब क्या हो जाएगा, AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC अपॉन PB इज इक्वल टू AC अपॉन DB, ठीक। हमको AC और DB नहीं लेना है, छोड़ दीजिए, केवल इसी को उठाइए, तो साफ दिखाई दे रहा है AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD, दिखाई दे गया? नहीं, कॉन्ग्रुएंसी से नहीं दिखाना है इसको, कॉन्ग्रुएंसी से आप दिखा रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों पक्ष आपके क्या हो जाएंगे, भले ये
पूरा ट्रायंगल सेम हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो वो आइडियल केस हो जाएगा। उसमें ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें AP बराबर PB के नहीं है, CP बराबर PD के नहीं है, मल्टीप्लीकेशन इनका सेम है। अगर कॉन्ग्रुएंसी से दिखाएंगे तो AP बराबर किसके हो जाएगा, PB के, और CP बराबर PD के हो जाएगा। तो हम जनरल केस में दिखाएंगे ना, इसको हम बराबर थोड़ी मानेंगे। अगर हम ये दोनों जीवाएं बराबर मान लेते और मान लिया कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं, समद्विभाजित कर रही हैं, तो ये फिर कंडीशन आपकी बन जाती, ठीक है, लेकिन जरूरत उसकी हमको नहीं है। हाँ, तो भी ये सेटिस्फाई होगा, क्यों नहीं होगा? जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो रहा है, मतलब सब भी सारे के सारे बराबर हो गए, तो LHS बराबर RHS तो आएगा ही, लेकिन उससे प्रूव नहीं करना आपको। प्रूव किससे करना है? सिमिलैरिटी से, क्योंकि जनरल केस हम उठा रहे हैं तो उसमें ये चीज इसके बराबर नहीं रहेगी, ये चीज इसके बराबर नहीं रहेगी, इसलिए ये चीज किससे प्रूव होगी? सिमिलैरिटी से। आ गया समझ में? क्लियर है? एकदम नहीं पूछता, तनाव में एकदम मत रहिएगा। हाँ, बस इसी की जरूरत है, इसी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। AP इंटू PB इक्वल टू CP इंटू PD, रट डालिए, ठीक है। कल हो जाएगा 12:30 से ना, ठीक है। तो आज ज्योमेट्री की क्लास में चलवा दे रहा हूँ, थियरी। यस, मान रख के समझा दें, कुछ भी मान। ऐसे तो सवाल बेटा बहुत आएंगे, सवाल बहुत सारे आएंगे, देखिएगा। 2 रख दिया, 3 रख दिया, और फिर उसके बाद मान लिया 1 रख दिया, 6 रख दिया, हो गया। 3 दूना 6, 6 कम 6, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 7 सेंटीमीटर की जीवा है और ये 5 सेंटीमीटर की ही जीवा है। कोई मान रखने का यहाँ फायदा नहीं, इसके सहारे ये चीज सीखनी है आपको, इसलिए मैंने ये बताया है। इसके सहारे, सिमिलैरिटी के सहारे ये चीज आपको सीखनी है। ये दोनों सिमिलर कैसे हुए वो क्लियर हुआ कि नहीं आपको? हाँ, बस तो ये रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट? इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना, बस खत्म, ठीक है। एग्जैक्टली अपने दिमाग में अपना सेट कर लीजिए, जरूरी है, ये दिमाग में होना चाहिए। अगर 2 जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है तो रट्टा मार के बैठे रहिए, इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना होता है, रट के बैठिए आप। सही है? कैसे होता है समझाने के लिए मैंने वो समझा भी दिया, सिमिलरिटी के माध्यम से ये प्रूव कर दिया। अब कोई डाउट नहीं है, ये नहीं कि सर ने रटवा दिया, उसको बता भी दिया कि ये कैसे है। क्लियर हो गया ना ये? अब आइए, अब देखिएगा। अगर वृत्त की 2 जीवाएं, जीवा मतलब कॉर्ड, एक दूसरे को वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करे, बाहर इंटरसेक्ट करे, तो क्या होता है? देखिए, एक कॉर्ड है AB। हिंदी मीडियम वाले भी इतनी इंग्लिश जाने, अगर मैं कॉर्ड बोल रहा हूं तो बार बार जीवा ना बोलना पड़े मुझे, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए आपको। आपको SSC बीट करना है, इंस्पेक्टर बनना है, तो ये इंग्लिश तो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कॉर्ड बोल रहा हूं तो कॉर्ड मतलब क्या हो गया? ये जीवा, ये चीजें पता होनी चाहिए। एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है CD, एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे। ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, वृत्त के बाहर है। तो बताइए क्या होगा यहां पर? रिजल्ट वही होगा, A से पूरा P तक जाइए, जहां प्रतिच्छेद हुआ है वहां तक जाएंगे AP, और B से लेके P तक जाएंगे इंटू BP। हाँ, जहां तक प्रतिच्छेद हुआ है वहां तक जाइए, A से भी जाइए वहां तक और B से भी जाइए वहां तक। बच्चों से गलती होती है, बच्चे कहां तक रहते हैं? AB तक जाते हैं और फिर BP तक जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मिस्टेक है, ये गलत है। AB इंटू BP गलत है, जहां पर प्रतिच्छेद हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, वहां तक जाना होता है। तो A से P तक जाएंगे, फिर B से P तक जाएंगे, तो AP इंटू BP होगा। और ये इक्वल टू होगा किसके? CP इंटू DP के। लिखेंगे CP इंटू DP। ये AP इंटू BP इज इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू DP। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान दे। है किसी को परेशानी? क्लियर हो गया ना ये चीज? अब ये आया कहां से वो भी देख लीजिए। इसमें भी हम आराम से सिमिलरिटी लगा के इसको प्रूव कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां से आप इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, ध्यान से देखिएगा। अब यहां एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। कैसा क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हर एक बच्चा समझेगा। ये 2 त्रिभुज हैं, एक है DPB और एक है आपका CPA।
इसका ये कोण अगर थीटा है तो ध्यान दीजिएगा ये भी कोण थीटा होगा। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा कि चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। आया समझ में? ये एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। वो तो अब ट्रायंगल में चली गई। ट्रायंगल में जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। योग मतलब सम, वहां आप पहुंची हैं। यहां पर क्या है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है जस्ट ये इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। आया समझ में? अगर ये थीटा बेटा तो ये भी थीटा आपका। अब देखिए ये अगर अल्फा है तो इसका अपोजिट ये होगा तो ये भी अल्फा होगा। ये हमने कौन से प्रॉपर्टी से इसको दिखाया है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से, चक्रीय चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी से बताया है। ये चीज अभी पढ़ाया नहीं हुआ, आगे पढ़ाऊंगा मैं, लास्ट में आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिएगा P तो अपना कॉमन है ही, तो यहां क्या लिखेंगे? किसको उठाना चाहेंगे आप? पहले मान लिया बड़े वाले ट्रायंगल को उठा लें, APC लिख देते हैं, सिमिलर टू छोटा वाला ट्रायंगल। छोटे वाले में A, बड़े वाले में D के बराबर, सॉरी बड़े वाले का A छोटे वाले के D के बराबर, फिर P के बराबर, और अब बचा क्या? DP, B बच गया, B लिख दिया। वैसे भी CB के बराबर दिख रहा था। तो AP बटा में फर्स्ट टू लेटर AP, फर्स्ट टू लेटर DP इज इक्वल टू लास्ट टू लेटर PC, लास्ट टू लेटर PB, फिर फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। AC और हमको DB लेना नहीं है, केवल ये दो उठाना है। तो यहां से दिखाई दे जाएगा AP इंटू PB इज इक्वल टू DP और इंटू PC। ये हो गया। हर एक बच्चा देखे हो गया प्रूफ। क्या है ये? इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना। हर एक बच्चा ध्यान देगा। इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना। हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर है? प्रूफ भी कर दिया। अब इसमें भी मान रखने की जरूरत नहीं है ना, आएगा। चाहे इस तरह से कोई भी फिगर सेट हो रहा है वो निश्चित रूप से आना है, वो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? हो गया। अब अगला पॉइंट है, अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ध्यान से देखिए। टच करने के दो तरीके हैं, एक एक्सटर्नल टच करना और एक इंटरनल। एक बाह्यतः स्पर्श करना है और एक आंतरिक स्पर्श करना है। टच करने के दो तरीके हो सकते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो वृत्त एक दूसरे को टच करें तो क्या स्थिति होगी? दो तरीके से टच कर सकते हैं, एक अंतः और एक बाह्य। दोनों स्थितियां मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये अंतः स्पर्श कर रहे हैं। बात करिए जनरेटर के लिए, स्टार्ट करवाइए। नीचे चले जाइए दौड़ के। चलिए देखिए, और क्लास में बोल दीजिए। अच्छा, कहीं बहुत जरूरत, विशेष जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। अनिल, वो क्लास सामने वाली तो नहीं चल रही है? नहीं चल रही तो उधर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी ठीक है, मत स्टार्ट कराओ। क्या मतलब है लॉकडाउन में फर्जी तेल खराब करने का बच्चों? चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका अंतः स्पर्श की स्थिति। इंटरनल टच कर रहा है, ठीक, इंटरनली टच कर रहा है। और ये जो स्थिति है बाह्य स्पर्श की है, ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये दोनों सर्कल्स। ठीक है, तो देखिए इसका सेंटर यहां और इसका सेंटर यहां। ये मान लिया A है, ये B है, ये रेडियस इसकी स्मॉल r है और इसकी कैपिटल R है। तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस AB क्या हो जाएगी बताएंगे? स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहां क्या हो जाएगा? मान लिया बड़े वाले का सेंटर ये है, छोटे वाले का सेंटर ये है, तो ये रेडियस कितना है? स्मॉल r। छोटे वाले के सर्कल का रेडियस जो है वो स्मॉल r है, और बड़े वाले का क्या होगा? ये पूरा कैपिटल R हो जाएगा। तो ये A है और यहां B है, तो AB क्या हो जाएगा? इसमें कैपिटल R में से स्मॉल r माइनस हो जाएगा। मान लिया अगर ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना आएगा? 4। ये ऐसे भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा।
इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, तो भी बात वही होगी। ये पूरा 10 है कैपिटल आर, और ये कितना है अगर 3 है, स्मॉल आर कितना है 3 है, समझिएगा। तो ये डिस्टेंस जो ए बी आएगी वो कितनी आएगी, 10 में से 3 हटाएंगे 7 ही आएगी। ये पूरा 10 और ये 3, तो कितना आएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आपका 7 आएगा। कितना आ रहा है 7। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं। तो 2 वृत्त हैं, 2 स्थितियां होती हैं स्पर्श करने की, एक होती है आंतरिक और एक बाह्य। ये आंतरिक स्पर्श है और ये बाह्य स्पर्श है, ये इंटरनली टच कर रहे हैं और ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सही है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। चलिए इसको एक बार रिपीट कर दें। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर हो गया, और एक छोटा वृत्त है जो इसी को अंदर से स्पर्श कर रहा है, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, तो केंद्रों के बीच की दूरी ए बी होगी। और किसने बोला रिपीट करिए, किसने बोला रिपीट करिए, प्रदीप कुमार। प्रदीप ध्यान दीजिएगा। तो अब ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये यहां से यहां तक की जो वैल्यू है 10 है, 10 में से ये 3 आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर यही आपका इस तरीके से टच करे, ये पूरा पूरा 10 है, आर बराबर 10, और एक यही वृत्त अब बाहर से टच कर रहा है, यहाँ स्मॉल आर बराबर कितना है 2, ये ए है ये बी है, तो बताइए ए बी कितनी होगी 10 2 12। यहां पर सेंटर के बीच की डिस्टेंस ऐड कर दिया जाएगा, और इस स्थिति में सेंटर के बीच की डिस्टेंस के लिए रेडियस को आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू द सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखा। आइए वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू द सर्कल। इसमें क्या होता है कि कोई वृत्त है, एक रेखा इसको टच करती हुई जा रही है, तो यही वृत्त की क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। और याद रखिएगा ये रेखा वृत्त को एक ही जगह टच कर सकती है, कई जगह टच नहीं कर सकती। यही टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब हो गई स्पर्श रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। अगर कोई रेखा वृत्त को टच करते हुए, सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो ये इसी को क्या बोलेंगे, सर्कल की टेंजेंट। सर्कल की टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है। क्लियर है, फिगर सामने है। और ये जो टेंजेंट है केवल एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है, कई सारे पॉइंट पे नहीं। आप कहीं भी आगे पीछे बढ़ा दीजिए, क्या इस पॉइंट पी के अलावा इस सर्कल को और कहीं टच करेगा, नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकता है, एक ही पॉइंट पे सर्कल के टच करेगा। अब एक खास बात यहां ध्यान से देखिएगा, अगर ये सेंटर है O और O से आप P को मिला दें तो ये तो रेडियस कहलाएगी, लेकिन यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। प्रूव इसका भी होता है, लेकिन आप नाप के भी कंस्ट्रक्शन में नाप भी सकते हैं, देख सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इस बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। यह स्पर्श रेखा का क्या है, स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। और ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ये मिलाया ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एकदम क्लियर रहिएगा। इसके बाद आ जाइए, एक कोई सर्कल है, बाह्य बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों आपस में बराबर होती हैं। ध्यान से देखिएगा, बाह्य बिंदु से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लिया P से, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं ही केवल खींची जा सकती हैं और दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये मान लिया PA हो गया और ये PB हो गया। PA भी एक टेंजेंट है, PB भी एक टेंजेंट है, तो PA बराबर क्या होगा, PB। और भी कई सारी चीजें इसमें देखने सीखने को मिलने वाली हैं अब आपको। ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया O, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको यहां से मिला दें तो ये 90 डिग्री होगा, अगर आप यहां से मिला दें तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। ये कौन सा फिगर बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल है। और ये क्वाड्रिलेटरल में भी कौन सा क्वाड्रिलेटरल, काइट। यहां तो ये काइट दिख रहा है, इस फिगर के हिसाब से क्या दिख रहा है, काइट दिख रहा है। समझिएगा, कुछ और भी हो सकता है। चलिए देखिए, अब इसके बाद
एक चीज और, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक। साइक्लिक में मैंने आपको बताया था, अभी पढ़ाऊंगा भी, आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180। जब इन दो कोणों का योग 180 है तो इन दो कोणों का भी योग क्या होगा? 180 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनता है। ठीक है, इसकी चर्चा बाद में होगी। अब क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये ट्रायंगल, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल जो बना है ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक है। देखिए, अगर O से हम इस बाह्य बिंदु को मिला दें, O से अगर इस बाह्य बिंदु को मिला दें तो कई सारी घटनाएं घटती हैं। ये OP जो रेखा है इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, अल्फा, तो ये भी अल्फा, याद रखिएगा। और ये OP रेखा इस केंद्रीय कोण को भी दो बराबर भागों में बांटेगी, थीटा, तो ये भी थीटा। आ गया समझ में? इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंसी से। प्रूव कैसे किया जा सकता है? कॉन्ग्रुएंसी से। इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या दिखा दीजिए? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी दिखाना बहुत सिंपल है, आपको पता है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। RHS लगा सकते हैं बड़े आराम से। RHS अगर लगाएंगे तो ये 90 आपको पता है, 90 प्रूव्ड है, ये 90 यहां होगा। 90 के सामने ये OP दिखाई दे रहा है और इस 90 के सामने ये OP, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, याद रखिएगा, हाइपोटेनियस। OP हाइपोटेनियस हो गया और ये राइट एंगल हो ही गया, तो R और H इक्वल मिल गए। एक साइड की बात कर रहा था तो ये रेडियस, तो ये भी रेडियस हो गया। सब कुछ अब आपके बराबर हो जाएंगे। RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई यहां पर। राइट एंगल तो पहले से ही दिखा था, ये 90 तो ये 90, ये प्रूव्ड है यहां से। उसके बाद अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, साइड को ही हम कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इस 90 के सामने भी आपका OP है, इस 90 के सामने भी OP है। कर्ण इसका क्या है? कॉमन है। हाइपोटेनियस क्या है? कॉमन। तो हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। राइट एंगल इक्वल मिल ही चुका है, तो R और H मिल चुका है आपको बराबर, बचा केवल S। तो ये S यानी कि साइड, ये आपकी साइड की लेंथ R है, इस साइड की भी लेंथ क्या है? R है, तो ये भी इक्वल हो गया। लग गया RHS कॉन्ग्रुएंसी। और जब RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई तो अपने आप बाई CPCT, मतलब सर्वांग सम त्रिभुज की संगत चीजें क्या हो जाएंगी आपकी? बताइए, बराबर हो जाएंगी। तो AP बराबर किसके हो जाएगा? PB के हो जाएगा। आपका ये कोण एंगल APO इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्या? OPB हो जाएगा। APO इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। ये भी कोण बराबर हो जाएगा, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल POB इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा थीटा। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो कॉन्ग्रुएंसी से ही ये चीजें प्रूव हुई हैं आपकी। देखा कॉन्ग्रुएंसी का महत्व? अगर कहीं कोई चीज आपको बराबर दिखानी है, भुजा उजा, तो वहां क्या दिखाना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंसी ही दिखानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो कुछ भी बराबर दिखाना है आपको, कॉन्ग्रुएंसी दिखाइए, आपका ये हो जाएगा। यस, मैंने ऐसा कहा, इस पर कुछ भी नहीं कहा। आप ये अर्थ ले रही हैं, जैसे मान लिया ये ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं इस परपेंडिकुलर का ये मीनिंग नहीं है कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा। तो इसकी चर्चा ही कहीं यहां नहीं हुई है, इसका कोई डिस्कशन ही नहीं है। अच्छा, आप ये भी कहना चाहती हैं ये परपेंडिकुलर इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगा, इस एंगल को भी कह रही, सही बात है। जनरल केस में परपेंडिकुलर का काम क्या होता है? केवल 90 डिग्री पर गिरना। और आगे जब स्टैंडर्ड केस मिलते हैं तो उसमें ये प्रूव होता है कि ये परपेंडिकुलर इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा। आइसोसेलिस ट्रायंगल में मैंने प्रूव किया था। हाँ, स्पेसिफिक ये स्पेशल केस होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी स्पेशल केस होगा आपका। यहां पर जनरली हम नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर जो है वो आपको साइड को भी 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है और एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर का काम होता है केवल 90 डिग्री पर गिरना। अब कोई स्पेशल केस आ जाए, उसमें परपेंडिकुलर आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाए, आपका साइड बाइसेक्टर भी हो जाए, तो स्पेशल केस हो जाता है। यहां पर परपेंडिकुलर देखिए यहां पड़ा हुआ है, ये अपने आप मिलाने पर ये लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये अलग से ये 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है। तो इससे और इससे कोई लेना देना है ही नहीं। इसका हम कहां रोल उठा रहे हैं? कोई रोल है? ये तो मैंने बोला एक ट्रायंगल हो गया AOP और एक ट्रायंगल हो गया BOP। ध्यान दीजिएगा, हमने AOP और BOP की कॉन्ग्रुएंसी यहां दिखाई है।
कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए क्या क्या किया है मैंने, देखिएगा 90 के सामने ये ओपी क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया इस ट्रायंगल का, और ओबीपी में भी यही कर्ण होगा। कर्ण दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी के लिए एच आपको मिल गया इक्वल। 90 डिग्री यहां भी है इस ट्रायंगल में, 90 डिग्री यहां भी है इस ट्रायंगल में, तो ये भी आपको मिल गया इक्वल। साइड की बात करनी थी तो सेंटर है सर्कल का, ये आपकी जो साइड है वो रेडियस के लेंथ की होगी, रेडियस ही है ये, तो ये आर हो गया और ये आर हो गया, तो साइड भी आपका इक्वल मिल गया। तो आरएचएस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इक्वल होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आर है और इसमें ये आर है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे हम, बराबर भुजा के सामने वाला कोण। इक्वल साइड से अपोजिट जो एंगल है वो आपके इक्वल होंगे, इसी को बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये इक्वल हो गया, आर के सामने ये अल्फा, इस आर के सामने ये अल्फा रहेगा। इस तरह से इन दोनों को बराबर बोल दिया। तो ये दिख गया कि नहीं, प्रूव हुआ कि नहीं कि ये जो रेखा है जो सेंटर से बाह्य बिंदु तक ले जाकर मिलाया गया है, ये रेखा इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। ये अल्फा तो ये अल्फा, प्रूव हो गया। अब उसी प्रकार से हम देखिएगा, अब दिखाना चाहते हैं कौन सा, इसको दिखाना चाहते हैं। तो ये और ये भी दोनों तो करस्पॉन्डिंग होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड होंगे। बताइए, ये भी दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग ही होंगे। ये एंगल भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर सारे बच्चों को, मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, हो गया करस्पॉन्डिंग, काम खत्म। भाई ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक, अब ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इनके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर, करस्पॉन्डिंग हो गए। करस्पॉन्डिंग चीजें आपकी इक्वल हो जाएंगी। ये चीज थी, आप वहां की चीज यहां ला रही थी, तो इसका कोई मतलब है यहाँ, बोलिए। बाइसेक्ट वाला कोई मतलब नहीं, ये ओपी हमारी अलग से लाइन है, ये इन दोनों एंगल की बाइसेक्टर होगी, ये ओपी। क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखिएगा, इसके बाद है हमारा, हो गया ना ये सब, कहानी खत्म। एकांतर वृत्तखंड के कोण पे आइए। एकांतर वृत्तखंड के कोण, ज्योमेट्री की थियरी अभी चलेगी क्लास में, यहीं चलेगी, ठीक है। एक्सपर्ट हैं शारिक सर, वो आके आप लोगों को पढ़ाएंगे। शारिक को बुला दीजिए, शारिक को बुलाइए। एकांतर वृत्तखंड के कोण, एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक, बच्चे देखिए, नहीं शारिक, ठीक है, वो वहां होंगे, कंप्यूटर के पास बैठे होंगे। देखिए, ये आपका सर्कल है, ये आपका एक खंड है, सेगमेंट है, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट है। आया समझ में? ये अगर सेगमेंट है तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट होगा। समझ में आया? यहां से एक टेंजेंट ले जाइए, ये सेगमेंट, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये खंड और ये एकांतर खंड। एकांतर किसको कहते हैं? एकांतर का अगर तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो एक के अंतर पे, इसको छोड़ के ये उठाइए, इसको क्या बोलेंगे, एकांतर बोलेंगे। आ गया समझ में? तो ये खंड है तो ये एकांतर खंड है, ये सेगमेंट है तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट है। ऑल्टरनेट मतलब समझ रहे हैं, कोई दूसरा, ठीक है। तो ये सेगमेंट है तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट है। तो होता क्या है, हिंदी में बोल रहा हूं, किसी जीवा तथा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, जीवा तथा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। ये थीटा तो ये थीटा, एंगल फॉर्म बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये है आपका स्टेटमेंट। तो समझ में आ गया एकांतर वृत्तखंड का कोण का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट का एंगल का मतलब क्या है। देखिए, जीवा ये कॉर्ड है, कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है कि नहीं,
और ये आपका टेंजेंट है। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये एक एंगल बना है थीटा। ये जो थीटा है ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होगा। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में कैसे एंगल बनेगा? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। इस जीवा द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो यहां ये होगा, ये थीटा। तो ये थीटा, तो ये थीटा। अगर ये 70 डिग्री तो ये 70 डिग्री। आ गया समझ में? इस चीज को प्रूव कर ले, देख लें। आइए देखिए, ये कॉर्ड हो गया, ये टेंजेंट हो गया। मान लिया ये 70 डिग्री का एंगल है, तो हमको यहां का एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। रूल से तो हम सीधे जान जाए कि ये 70 तो ये भी 70 होगा। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 70 है, तो एकांतर वृत्तखंड का ये कोण होगा, ये भी क्या होगा? 70 होगा। आ गया समझ में? क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये तो थियरी थी, उसके आधार पर मैंने बोल दिया। प्रूव कर लें। देखिए, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। सेंटर लीजिए सर्कल का, ले लिया, इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया? इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया? अब आप जानते हैं कि अगर ये ओ सेंटर है, यहां से आपने इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आपने ज्वाइन किया, ध्यान से देखिएगा, तो यहां कितने डिग्री का एंगल? 90। श्योर है ना? अभी अभी बताया है बेटा। ये पूरा 90 है, ये 70 है, तो ये कितना? 20। ये R होगा तो ये भी R होगा, तो ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा। 20 20 40, तो ये कितना? 140 आएगा। सेंटर पे बना एंगल 140, तो रिमेनिंग पार्ट पे बना एंगल इसका हाफ। कल ही बताया था ये थ्योरम। तो ये 140, तो ये 70। देखिए प्रूफ भी हो गया। समझ में आया? तो ये चीज जो मैंने बताया है यहां पर क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। दोबारा देखेंगे, दोबारा देखिए। देखिए, ये 70 डिग्री का एंगल है। इधर का कोण आपसे पूछा गया, बताइए कितना होगा? ये कोण, ठीक। ये भी 70 होगा। हमको रेडीमेड रिजल्ट पता है कि जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। रेडीमेड रिजल्ट हमको पता है। क्लियर है? क्लास ये यूट्यूब पे नहीं शेड्यूल होगी इनकी। पढ़ाना कैसे आपको सुन लीजिए। जैसे ये थियरी आ गई, ठीक। इसके बाद समतल से शुरुआत करिएगा। यहां से देख के क्या लिखा गया उसको खड़े होकर पढ़ दीजिएगा कि देखिए समतल क्या है। इन सब की ये परिभाषा कुछ है नहीं। जैसे समतल हुआ, रेखा हुआ, बिंदु हुआ, ये सब क्या है? अपरिभाषित है। बता दीजिएगा, पहली चीज पढ़ दीजिएगा। अपरिभाषित का मतलब कोई इसकी परिभाषा नहीं है। तो क्यों परिभाषा नहीं है वो थोड़ा डिटेल कर दीजिएगा। फिर समतल की समझने के लिए एक परिभाषा बनाई गई है, तो परिभाषा यहीं से पढ़िएगा। ये समतल है, इसमें फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं, दिखा दीजिएगा ये वाइट वाइट पार्ट है समतल, मतलब इस तरह से बताना है। फिर बिंदु है, फिर रेखा है। इसी में सामने बच्चों के सामने खड़े होइएगा, उनसे भी पढ़वाइएगा, आप भी पढ़िएगा, ठीक। और बच्चे कहें नहीं सर इसको समझा दीजिए, तो फिर व्हाइट बोर्ड पे आके समझा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब सब कुछ नॉर्मल लगे बच्चों को, ठीक। यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है। सामने खड़े होकर बच्चों को पढ़िएगा। देखिए आपके हाँ उंगली रख के आप भी पढ़िएगा, बच्चों से भी उंगली रख के पढ़वाइएगा। फिगर इसी में दिखाइएगा या अलग से बनाइएगा, ऐसे, ठीक। क्या क्यों बंद कर दें? अभी तो चल रहा है ना। चलिए देखिए, चलिए देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। ये 70 है, सेंटर ले लिया, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसका वैल्यू निकालने के लिए। आप यहां से इसको जोड़ दीजिए और यहां से भी इसको जोड़ दीजिए। ये पक्का 90 होगा, ये इतना 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 है, इतना 70 है इसमें, तो ये 20 आएगा। ये 20 है तो ये भी 20, क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये 20 20 40 हो गया, तो त्रिभुज का तीसरा कोण 140 आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये 140, तो ये आधा होगा, इसका हाफ 70, ठीक है। तो शारिक सर आ चुके हैं, ये काफी कहा जाए तो ज्ञानी टीचर हैं, ठीक है। हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं, और अभी आराम आराम से, थोड़ा डर लगेगा इनको शायद, या शायद ना भी लगे, तो थोड़ा सा सहयोग कर लीजिएगा। 5-10 मिनट फिर फ्लो में आ जाएंगे, सारी चीजें प्रॉपर कंप्लीट कराएंगे। क्यों डर तो नहीं लगा? आप बंद करिए इसको, बंद करिए। क्यों शारिक सर डर? अच्छा डर बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। चलिए, काफी हमारे मेधावी छात्रों में से एक रहे हैं ये, और मैथ वैथ तो उड़ा देते हैं ऐसे ही है।